हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनिटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियोज में एनिमल किंगडम के बारे में जानकारी दी है और एक वीडियो मेरी आई थी इंटरफेज से रिलेटेड, जो डिवीजन का पार्ट नहीं है। इंटरफेज इज नॉट पार्ट ऑफ डिवीजन। इंटरफेज डिवीजन का पार्ट कतई नहीं है, बट इट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ फेज ऑफ आ सेल। एक सेल की ग्रोथ फेज का पार्ट इंटरफेज होता है। जब कोई सेल किसी ऐसी फेज को फॉलो करती है, उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है, साइज एनलार्ज होता है, एनपी रेशो डिक्रीज होती है, सरफेस वॉल्यूम रेशो डिक्रीज होती है और सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है दो मेन रीजंस से। वो दो मेन कारण कौन कौन से हैं? एक तो होता है एनपी रेशो, एक होता है सरफेस वॉल्यूम रेशो। तो इनकी वजह से सेल मजबूर हो जाती है डिवीजन करने के लिए। वो सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। वो मैंने बताया था आपसे कि इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इंटरफेज, S फेज और G2 फेज के बाद मैंने बताया था कि एक M फेज होता है। M फेज में भी दो ऐसी कंडीशन आती है। एक तो हम कहते हैं, क्या आपको अच्छे से पता है, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में अगेन 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में विभाजन। तो जब केंद्रक में विभाजन होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एक बात आपको ध्यान देने वाली है, G1 फेज में सेल प्रेजेंट होती है। जब अगर कोई सेल अपना G1 फेज कंप्लीट नहीं कर पाती है, जब सेल अपने इनकम्प्लीशन की वजह से, किस फेज में? G1 फेज की वजह से, तो इट एग्जिस्ट, ये एग्जिट हो जाती है किसमें? आउटसाइड। दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलो सेल डिवीजन। ये डिवीजन को फॉलो कतई नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो अब जब कोई सेल अपने G1 फेज को पूरा नहीं कर पाएगी, इट डज नॉट एंटर इन S फेज। ये S फेज में एंटर भी नहीं करेगी। जब ये S फेज में एंटर नहीं करेगी तो ये आगे M फेज को फॉलो भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये डिवीजन को फॉलो नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये सेल एक ऐसे फेज में आ जाती है जिस फेज को हम कहते हैं G0 फेज, क्वोशंट फेज, G0 फेज, G0 फेज इसको कहते हैं। इस कंडीशन में सेल जो होती है वो डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी। तो जब डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी, उसके साइज में या उसकी शेप में चेंज तो हो सकता है, बट उसके नंबर में कोई भी चेंज, कोनो चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस सेल डिफरेंशिएट्स एट दैट टाइम। तो G0 फेज की ये सेल है, इसमें शेप में चेंज या उसके साइज में चेंज तो हो सकता है, बट उसके नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। उसका एक विशेष कार्य होता है, जैसे आरबीसीज के बारे में आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसीज के बारे में आप जानते हैं, मसल सेल्स के बारे में आप जानते हैं, किडनी सेल्स के बारे में आप जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सेल्स डिवाइड नहीं करती है। आरबीसीज डोंट डिवाइड, आप जानते हैं अच्छे से। या नर्व सेल्स के बारे में आप जानते हैं, जो ब्रेन के अंदर है, उनमें भी डिवीजन नहीं होता है, बिकॉज ये G0 फेज की सेल्स है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये तो G1 फेज है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और एंजाइम होते हैं, CDKase एंजाइम और साइक्लिन प्रोटीन्स। साइक्लिन प्रोटीन्स, ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन्स बाइंड करता है किससे? एसोसिएट किससे होता है? CDKase से होता है। ये एक एंजाइम का नाम है और ये एक प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये साइक्लिन प्रोटीन, CDKase एंजाइम जब आपस में रिलेट करते हैं, तो ये दोनों बाइंड करते हैं, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है वहां पर। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये एक्टिव करती है G1 फेज को और सेल को किस फेज में एंटर करा देती है? S फेज में एंट्री करा देती है। फिर S फेज में भी S साइक्लिन और CDKase काम करते हैं, बाइंड करते हैं। फिर वो सेल को किसमें एंट्री करा देती है? G2 फेज में एंट्री करा देती है। वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कि S फेज में DNA का नंबर डबल हो जाता है, DNA की अमाउंट डबल हो जाती है, DNA रेप्लिकेट करता है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करता है और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बातें करते हैं। यहाँ पर अगर मैं M फेज की बातें करूं, तो M फेज में आप जानते हैं कि 2 फेज होते हैं। एक तो आपका K फेज आता है, एक आपका C फेज आता है। तो K फेज बोले तो इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के दौरान आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड
टेलोफेज। तो आप जानते हैं कि जो एक्चुअल में अगर कैरियोकाइनेसिस की बातें हम करें तो डिवीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होना है। तो यहाँ पर जो मैंने 4 स्टेजेस रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई इंटरवल गैप कंटेनिंग स्टेजेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस होने वाला प्रोसेस है। कैरियोकाइनेसिस इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक निरंतर होने वाला प्रोसेस है। तो जो सबसे पहला स्टेज आता है, मतलब उसमें क्या चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, ध्यान रखेंगे। अभी सेल का साइज बड़ा हो गया है, एनपी रेशो कम हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेटाबॉलिक रेट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब मैं प्रोफेज की बातें करता हूं, तो प्रोफेज के अंदर आपको ये बातें ध्यान देने वाली है। प्रोफेज के अंदर आप 3 स्टेजेस देखते हैं। प्रोफेज के अंदर आप 3 स्टेजेस देखते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस देखते हैं? प्रोफेज एक अर्ली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। अगर मैं प्रोफेज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूं, तो प्रोफेज में 3 स्टेज आपके सामने आती है। कौन कौन सी स्टेज आपके सामने आती है? अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो ये 3 स्टेज है प्रोफेज के अंदर जो देखने को मिल जाती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम क्रोमोसोम्स को देखना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप डिवीजन के दौरान ही उसको स्टडी कर सकते हैं। डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स किस स्टेज में है? क्रोमोसोम्स इंटरफेज स्टेज में है। इंटरफेज में या इंटरफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स को देखना इजी नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है। वो थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसमें उसको देखना या उसके अरेंजमेंट को देखना आसान नहीं है। जब भी हमें क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी करना होता है, उसकी शेप को देखना होता है, उसके साइज को देखना होता है, तो हमें डिवीजन में कुछ स्पेसिफिक स्टेज को फोकस करना होगा। डिवीजन की कुछ स्पेसिफिक स्टेज कौन सी है? अगर मैं साइज की बातें करता हूं, तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू सी इन द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी गुणसूत्रों को अगर हम देखना चाहते हैं साइज के आधार पर, तो सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है? मेटाफेज है। जब हम क्रोमोसोम को शेप के बेस पर देखना चाहते हैं, उसकी आकृति कैसी है, उसकी शेप कैसी है, तो हम एनाफेज में फोकस करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब शेप के बेस पर पूछे तो एनाफेज, जब साइज के बेस पर पूछे तो मेटाफेज। क्रोमोसोम को स्टेन करने वाली डाई का नाम क्या है? क्रोमोसोम को स्टेन करने वाली डाई का नाम क्या है? मैं लिख देता हूं, एसिटोकार्मीन उसका नाम है। क्या नाम है? एसिटोकार्मीन। एसिटोकार्मीन एक ऐसी डाई है जो क्रोमोसोम को स्टेन कर देती है। तो अब हम यहाँ पर प्रोफेज के बारे में बातें करते हैं। तो प्रोफेज में मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पर रखी है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो देखिए, अगर मैं अर्ली प्रोफेज की बातें करता हूँ, अभी मैंने बताया है कि क्रोमोसोम को देखने के लिए मेटाफेज स्टेज बेस्ट स्टेज है। डाई का नाम क्या है? एसिटोकार्मीन है। तो सारी बातें हो चुकी हैं। जब मैं अर्ली प्रोफेज के बारे में बातें करता हूँ, इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को देखना इजी नहीं है, ये बातें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर मैं एनिमल सेल को फोकस करता हूँ, एनिमल सेल का एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर ये बाहर की ओर मैंने बनाया सेल मेम्ब्रेन और अंदर की ओर मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और मान लीजिए कि ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल पहले से रेप्लिकेशन कर चुका है ऑलरेडी। किस फेज में कर चुका है हम बता चुके हैं, एस फेज में कर चुका है। ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी है। इन दोनों के बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों कौन है? 2 सेंट्रियोल फॉर्म हो चुके हैं। और दोनों सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये जो 2 सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल है, वो अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो अब क्रोमोसोम्स देखिए, ये न्यूक्लियस जो मैंने यहाँ पर दिखाया इसकी मेम्ब्रेन, तो ये अंदर क्या है? एक डेंस पार्ट है, एक हाई एक्यूमुलेटेड डेंस मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोलस। हिंदी में केंद्रिका इसको कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये कौन है? ये क्रोमोसोम्स है जो उलझे हुए हैं, जो काफी कंजस्टेड है। क्रोमेटिड्स डोंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के स्ट्रैंड्स के धागे या उसके क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, तो हम कह सकते हैं काफी कंजस्टेड है। तो क्रोमोसोम्स इन दिस केस हाईली इलोंगेटेड, थिन नैरो एंड अभी कुछ लाइट इन कलर है। क्रोमोसोम्स हाईली इलोंगेटेड,
थिन, नैरो एंड लाइट इन कलर एट दैट टाइम। इस फेज को क्या बोलते हैं? इस फेज को अर्ली प्रोफेज कहते हैं। मैं अर्ली प्रोफेज को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो अर्ली प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पास में हर क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमेटिड होते हैं और उन दोनों क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करने वाले पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर नाम देते हैं इसको, सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं एक्चुअल में वो यहाँ पर इस कंडीशन में होते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। जो क्रोमेटिड्स का अरेंजमेंट होता है इस क्रोमोसोम के अंदर, वो इस तरह से होता है। इनको हम स्ट्रैंड्स को क्रोमोनीम भी नाम दे सकते हैं, क्रोमोनीम। ये क्या होता है? एक दूसरे से ओवरलैप किए होते हैं, एक दूसरे से क्रॉस किए होते हैं और क्रोमेटिड्स की इस परफॉर्मेंस को, क्रोमेटिड्स की इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? प्लेक्टोनेमिक कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्टोनेमिक कंडीशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मियोसिस डिवीजन में अर्ली प्रोफेज के दौरान पैरानेमिक कंडीशन होती है, बट माइटोसिस डिवीजन में प्लेक्टोनेमिक कंडीशन पाई जाती है। प्लेक्टोनेमिक कंडीशन क्या होती है? जब अर्ली प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आपस में क्रॉस किए होते हैं, तो उस कंडीशन को हम प्लेक्टोनेमिक कंडीशन कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स में जो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है वो प्लेक्टोनेमिक कंडीशन में प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है, इनमें ये बताना मुश्किल है कि क्रोमेटिड्स कहाँ पर प्रेजेंट है। क्रोमेटिड्स आपस में उलझे हुए हैं और एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। एक क्रोमोसोम्स के पास में 2 क्रोमेटिड्स है। ये जो स्टेज है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स कैसे हैं? क्रोमोसोम्स स्पाइरली अरेंज है। कैसे अरेंज है? स्पाइरली अरेंज है बेटा। स्पाइरली अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स का। थिन है, नैरो है, इलोंगेटेड है, लाइट इन कलर है और कैसे हैं? स्पाइरली अरेंज है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स को देखना अभी भी आसान कतई नहीं है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्पाइरीम स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स की इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्पाइरीम स्टेज कहते हैं। स्पाइरीम स्टेज कब डेवलप होती है? स्पाइरीम स्टेज अर्ली प्रोफेज के दौरान स्टेज डेवलप होती है। ये सेंट्रोसोम है जो रेप्लिकेशन कर चुका है, ये सेंट्रिओल है, ये आपका जो है न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमोसोम्स है। तो न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोप्लाज्म और ये सेंट्रिओल है, 2 उनमें से एक अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी बातें जो होती है वो कहाँ पर होती है? अर्ली प्रोफेज में होती है। आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स काफी इलोंगेटेड है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जब मैं अर्ली प्रोफेज से आगे बढ़ता हूँ, तो अर्ली प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मिड प्रोफेज आएगा। तो मिड प्रोफेज के दौरान क्या होता है? मिड प्रोफेज के दौरान मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मिड प्रोफेज के दौरान क्या होता है? यहाँ पर क्रोमोसोम्स में कुछ चेंज आता है। आप देखें क्या क्या चेंज आ रहा है। आप पहले से कंपेयर करेंगे और क्या चेंज आया वो आप नोटिस करेंगे। तो अब सेंट्रियोल और आगे बढ़ चुका है, सेंट्रियोल और आगे बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। उन दोनों के बीच में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन और इलोंगेशन हो चुका है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इलोंगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इलोंगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले क्या था? फॉर्मेशन था किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। अब क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ? मिड प्रोफेज के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो मिड प्रोफेज में सेंट्रियोल और आगे बढ़ चुका है, स्पिंडल फाइबर्स का और इलोंगेशन हो चुका है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है, देखिए क्रोमोसोम्स की क्या हालत हो रही है, आप नोटिस करेंगे क्रोमोसोम्स की यहाँ पर क्या हालत हो रही है। क्रोमोसोम्स की यहाँ पर क्या हालत हो रही है ये आप नोटिस करेंगे। क्रोमोसोम्स पहले से थिक एंड शॉर्ट हो गए हैं। पहले लंबे थे लेकिन पतले थे। अब जब पतली चीज को हम दबाएंगे तो मोटी हो जाएगी, बट लेंथ में छोटी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स पहले के कंपैरिजन में छोटे और मोटे यानी स्मॉल एंड थिक हो जाएंगे।
तो ऐसी ये स्टेज किसकी है, ये मिड प्रोफेज में होता है। ये कंडीशन किस में होती है, मिड प्रोफेज में होती है। तो क्या चेंज आया, क्रोमोसोम पहले से थिक हो गया, शॉर्ट हो गए हैं। और क्या चेंज आया, सेंट्रियोल और आगे मूव कर चुका है। और क्या चेंज आया है, स्पिंडल फाइबर्स में इलोंगेशन हो रहा है। ये क्या है, ये मिड प्रोफेज है। जब मैं चलता हूं किसकी तरफ, लेट प्रोफेज की ओर चलता हूं, तो ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं यहीं पर दिखा देता हूं आपको कंपेयर करके। जब मैं यहाँ पर एनिमल सेल को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो एनिमल सेल में आप नोटिस कर रहे हैं कि मान लीजिए ये एक एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन फॉर्म कर दी है। और इसके अंदर अब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करना होगा। तो मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अब देखिए आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए था, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रियोल है ये अपने पोल की तरफ आ रहा है, लगभग आ रहा है लगभग। तो इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, अपने पोल पर आ रहा है। इस सेल को मैंने उठा के ऐसे रख दिया है, उठा के मैंने ऐसे रख दिया है। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, इट डिटरमिन्स, इट डिसाइड्स द प्लेन ऑफ डिवीजन। एनिमल सेल या सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट डिटरमिन्स या इट डिसाइड्स द प्लेन ऑफ डिवीजन। डिवीजन के प्लेन को, उसकी दिशा को निर्धारित करने का काम कौन करता है, वो सेंट्रियोल करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इट इनिशिएट्स द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो इनके बीच में क्या बन रहे थे, स्पिंडल फाइबर बन रहे थे। दो बातें तो पुरानी है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये मान लीजिए क्या बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स अभी पूरी तरह से बने नहीं है, वो अधूरे से बने हैं। कहीं पर कंप्लीट है, कहीं पर कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स इनके बीच में बनते जा रहे हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स इनके बीच में बनते जा रहे हैं, अब ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। तो आई मीन टू से, लेट प्रोफेज के दौरान मैं किसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये लेट प्रोफेज है बेटा, लेट प्रोफेज। ये लेट प्रोफेज की कंडीशन है। लेट प्रोफेज में यहाँ पर बोथ कौन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही, एक तो हम कहते हैं न्यूक्लियोलस और एक हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों ही क्या हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है। दोनों क्या हो रही है, डिसएपियर हो रही है, डिसॉल्व इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। तो देखिए पूरे में क्या फैला हुआ है, पूरे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य प्रेजेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स है। अभी कौन बाकी रह गए हैं, क्रोमोसोम्स बाकी रह गए हैं। तो क्रोमोसोम्स को मैं अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो क्रोमोसोम्स देखिए धीरे धीरे किन से अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स किन से अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैनर्स में प्रेजेंट नहीं है। I mean to say chromosomes are present या attached to the spindle fibers but in irregular manners। ये जो पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें क्रोमोसोम्स कैसे हैं, इरेगुलर मैनर्स में है, एक लाइन में प्रेजेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर मैनर्स में या सीक्वेंस में नहीं प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है लेट प्रोफेज की। बोथ कौन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही डिसएपियर हो चुके हैं। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये लेट प्रोफेज की स्थिति है। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आएगी। उसका नाम क्या है, मेटाफेज नाम है। क्या नाम है, मेटाफेज स्टेज उसका नाम है। तो मेटाफेज में जो हम चलते हैं उस मेटाफेज स्टेज को इस स्टेज से आप कंपेयर करेंगे। वहां पर आप इसमें देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स इरेगुलर मैनर्स में है, थोड़ा सा चेंज आएगा। स्पिंडल फाइबर्स अभी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुए हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, डेवलपिंग फेज में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेटाफेज की बातें करते हैं तो मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, मैं पहले डिस्कस कर चुका था कि अगर मैं मेटाफेज की बातें करता हूं, इट इज द बेस्ट स्टेज टू सी इन द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को देखने की सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है, मेटाफेज है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप बचपन की बातें याद करो, बचपन में आपने देखा होगा जब आप 12th पढ़ा करते थे या 11th पढ़ा करते थे, कभी कभी 10th में भी आपने देखा होगा कि जो सर हमारे होते थे वो एक प्रैक्टिकल कराते थे आपसे। अनियन
की रूट टिप जो होती है उसको लेकर 2 स्लाइड के बीच में स्क्रैच करवा के आपसे उनको पील करा के और तब माइक्रोस्कोप से स्टडी करवाते थे। तो जो उसका टिप होता है अनियन का, ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंटल स्पोर्टिंग है या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। कौन? अनियन रूट टिप में आप सबसे अच्छे और जल्दी से और आसानी से माइटोसिस की स्टेजेस को स्टडी कर सकते हैं। माइटोसिस डिवीजन को स्टडी करने के लिए आप अनियन की रूट टिप को यूज कर सकते हैं अच्छे से उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी के लिए। तो ध्यान रखेंगे। तो मेटाफेज कैसी स्टेज हो गई है? मेटाफेज कैसी स्टेज हो गई है? मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। ये बेस्ट स्टेज है। किसकी बेस्ट स्टेज है? ये बेस्ट स्टेज है टू सी इन द क्या? मोर्फोलॉजी, ये मोर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखने की अंडर द माइक्रो। अपनी नेकेड आई से नहीं देखेंगे। नेकेड आई से आप अपनी सेल को नहीं देख सकते हैं बॉडी की, तो क्रोमोसोम को तो क्या खाक देखेंगे। तो अंडर द माइक्रोस्कोप आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन किस डाई का इस्तेमाल करते हुए? एसिटोकार्बिन का इस्तेमाल करते हुए आप उस क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं मेटाफेज की। तो मैं इसका एक आउटलाइन आपके सामने रख रहा हूं। अगर इसके आउटलाइन की बातें की जाए, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और ये सेंट्रियोल हम पहले से बता चुके हैं। बचपन की बातें हैं जिनको भूले नहीं भुला जाता, है ना। ये बचपन की बातें हैं। तो ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर? स्पिंडल फाइबर्स बना रहा हूं मैं। ये स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप ध्यान देंगे क्रोमोसोम्स पर, आप क्रोमोसोम पर ध्यान देंगे। तो जब क्रोमोसोम्स को दिखाने की बारी यहाँ पर आएगी, तो वो क्रोमोसोम जो है आप नोटिस करेंगे कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर रेगुलर फैशन में आ रहे हैं। रेगुलर फैशन में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। टू कम द क्रोमोसोम्स इन रेगुलर मैनर्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफिजिक प्लेट। ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर रेगुलर फैशन में आ जाते हैं, एक मैनर्स में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से कंप्लीटली अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा आपको दिखाई देगा। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने आपको लेट प्रोफेज बताया था, तो उस फेज में और इस फेज में क्या डिफरेंस है आपको आसानी से नजर आ रहा है। आपको आसानी से नजर आ रहा है। मैं इसको ब्लू से कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे कि ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो हम बताएंगे अभी। इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या वो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो कि क्रोमोसोम्स का अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से किनके थ्रू होता है? क्रोमोसोम्स का अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से किनके थ्रू होता है? तो ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है। ये डायग्राम देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी किस में प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर all the chromosomes come on the equator in regular fashion और regular manners। सभी क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ चुके हैं। to come the chromosomes on equator और regular fashion on metaphysic plate। सभी क्रोमोसोम्स का रेगुलर फैशन में आ जाना, एक नियमित क्रम में आ जाना, गुणसूत्रों का नियमित क्रम में आ जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉन्ग्रेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द कॉन्ग्रेशन? क्रोमोसोम का मेटाफिजिक प्लेट पर या इक्वेटर पर एक नियमित क्रम में आ जाना क्या कहलाता है? कॉन्ग्रेशन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप कंपेयर करते हैं किससे? लेट प्रोफेज से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स रेगुलर फैशन में है और क्रोमोसोम्स किससे अटैच है? अब मैं अलग से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको।
अब मैं अलग से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने ब्लैक से क्रोमोसोम को बनाया है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक से क्रोमोसोम को बना दिया है। आप सभी ध्यान दे रहे हैं इस बात पर? चलिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर ध्यान देंगे, और जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं वो पहले से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी हरकतें मैंने की है क्रोमोसोम के साथ में, इस वाले डायग्राम में कुछ इस तरह की हरकतें मैंने की है। कि वही हरकत मैंने यहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दिया है ना, क्योंकि मैं ओल्ड एज में हूँ तो मुझे कम दिखाई देता है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो अब मैं बनाता हूँ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर है, बड़े आसान तरीके से मैंने इसको बना दिया है। ये क्या है भैया? ये स्पिंडल फाइबर है, ऐसा। ये कौन है? ये क्रोमैटिड्स है। क्या है? क्रोमैटिड्स है। 2 क्रोमैटिड है तो क्रोमोसोम बन गया। ये कौन सा पार्ट है? व्हाट इज दिस? सेंट्रोमियर है। बचपन की बातें हैं जिनको भूले नहीं भुलाया जाता, सेंट्रोमियर है। तो अब ये क्या है? इस क्रोमोसोम को इस स्पिंडल फाइबर से किसने बाइंड या एसोसिएट करने का काम किया है? टेल मी प्लीज। इस क्रोमोसोम को इस स्पिंडल फाइबर से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म की गई है, इसने इसको अटैच करने का काम किया है। ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो 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 ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रोटीन से बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। माइक्रो ट्यूबुलर इन ओरिजिन होती है। ट्यूबुलिन क्या प्रोटीन होती है? TUBULIN। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोचोर लिखेंगे, बोलेंगे क्या? प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? काइनेटोकोर। तो अब आंसर क्या हो गया हमारा? जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करे कि क्रोमोसोम का अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से किन की मदद से होता है, तो आई मीन टू से क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ काइनेटोचोर। चोरी कर लिए इसने, क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसको अटैच करूंगा, मैं इसको लेकर भागूंगा। तो कहने की ये अटैच करने में हेल्प कर रहा है। काइनेटोकोर बोलते हैं, कभी आप चोर बोलो, है ना। तो काइनेटोकोर किन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रो ट्यूबुलर इन ओरिजिन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर गिवन नहीं है, तब आपको क्या ट्रिक करना है? सेंट्रोमियर ट्रिक करना है। अदरवाइज आंसर राइट क्या है? काइनेटोकोर है। ये बात आपको याद रखनी है। कांग्रेशन क्या होता है? मेटाफेज में क्या चेंजेस आए हैं? स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं। जो क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं उनको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि काइनेटोकोर वहीं पर प्रेजेंट है जहां पर क्रोमोसोम्स है। जो पोल टू पोल प्रेजेंट नहीं है, बीच में ब्रेकिंग है, तो उनको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ऐसा बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के फाइबर्स देखने को मिल जाते हैं, बट जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है, तरकु तंतु है जिसको हिंदी में कहते हैं, दे डेवलप कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ मेटाफेज स्टेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी आएगी? जब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो आपको क्या आंसराइज करना है? प्रोफेज। क्योंकि उसमें 3 स्टेज मैंने बताई है। कौन कौन सी बताई है? अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। जब आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस के अंदर, जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है कौन सा है, तो आपको आंसर देना है क्या? जो मैं नेक्स्ट वाली फेज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट वाली फेज क्या आएगी? यहाँ पर नेक्स्ट वाली फेज आएगी एनाफेज। तो एनाफेज सबसे बेस्ट, सबसे छोटी स्टेज है, सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज है, तो उसी को हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए बातें करते हैं किसके बारे में, अब उसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो एनाफेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं एक्टिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा बीच में एक ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं अभी स्टैंड होने में थोड़ी मेरे को दिक्कत आती है। तो इसलिए कभी आप सोचो कि सर अभी एनर्जेटिक नहीं पढ़ा रहे हैं पहले की तरह, तो ऐसा मत सोचिए। धीरे धीरे मैं एनर्जेटिक भी हो जाऊँगा, फुल एनर्जी के साथ में पढ़ाएंगे, आप लोगों का साथ देंगे। तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने में, तो मुझे होप है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बातें करते हैं किसके बारे में? एनाफेज के बारे में बातें करते हैं। और एनाफेज को मैंने बोला है कि ये कैसा फेज है भैया? ये शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे छोटा फेज है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कि ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दिया है, इसको हम सीएम साहब कह रहे हैं, ये सीएम साहब होगी सेल मेम्ब्रेन, चीफ मिनिस्टर नहीं बोला मैंने। तो यहाँ पर कौन थे भैया? अरे यहाँ पर तो पहले से मौजूद बैठे हैं, अपना स्थान लेके बैठे हैं। कौन बैठे हैं? इनको आपने सेंट्रियोल बोला है। उनके बीच में क्या बने थे? आपको वो लम्हे याद है कि नहीं है? वो लम्हे याद है, क्या बने थे? स्पिंडल फाइबर्स बने थे, तंतु बने थे। तो यहाँ पर अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो देखिए स्पिंडल फाइबर्स की आज क्या दुर्दशा हो गई है, स्पिंडल फाइबर्स की आज क्या दुर्दशा हो गई है। अब मैं क्रोमोसोम्स को दिखाता हूँ, अलग कलर से दिखा देता है ताकि आपको आसान हो जाए समझने के लिए। तो ये मैंने क्रोमोसोम की हालत बना दी है, जो भी हालत उसकी हुई है ना, ये मैंने क्रोमोसोम की हालत यहाँ पर बना दी है। तो ध्यान ये रखेंगे, जो शॉर्टर क्रोमोसोम्स होते हैं या जो छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा सेंटर की ओर होते हैं, और जो बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेरिफेरल साइड की ओर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछ लेते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लार्जर क्रोमोसोम्स टुवर्ड द पेरिफेरल साइड इन मेटाफेज स्टेज एंड स्मॉलर क्रोमोसोम्स टुवर्ड द सेंटर या मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज स्टेज। फिर से मैं आपने नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है? मैं स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स की नंबरिंग कितनी लेकर चला हूँ? 4 लेकर चला हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये कहा कि 4 ही होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि 4 ही होते हैं। अरे कोई तो नंबर आपको लेना पड़ेगा इस फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 4 उठाई है अपने एग्जाम्पल में, तो वही उसी को मैं बेस मानकर अपने एक्सप्लेनेशन को आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा आपको दिखाई देगा। अब आप देखिए ऐसा क्या हो गया है, ये पहले क्रोमोसोम ऐसे थे, अगर आपने नोटिस किया हो, एक क्रोमोसोम के पास में कितना क्रोमेटिड होता है? 2 क्रोमेटिड होता है। एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया। ये क्या हो गया अभी इनमें? देखो क्या हो गया है, यहाँ पर ये जो पोल होते हैं, पोल पर चार्जेस कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पोल पर चार्जेस कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बट अगर मैं बातें करूं यहाँ पर चार्जेस कैसे होते हैं? इक्वेटर पर चार्जेस कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा भैया, जब चार्ज सेम होते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन होता है, रिपेल करते हैं। अगर चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो आप अदरवाइज मत लेना इस बात को। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज उस प्लस चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करेगा। सेम थिंग इधर भी होगा, ये भी ऐसे करेगा। इसी खींचा और तानी में, किसमें? इसी खींचा और तानी में पुलिंग एंड पुशिंग, पुलिंग भी हो रही है और पुशिंग हो रही है। ये तो एक दूसरे को धकेल रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से रिपेल कर रहे हैं और अपोजिट चार्जेस की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी खींचा और तानी में, इसी पुलिंग और पुशिंग में कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इनटू द स्पिंडल फाइबर्स। किन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा? किन में सिकुड़न पैदा हो जाएगी? ये इधर सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, ये इधर सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूं क्या? कॉन्ट्रैक्शन इनटू स्पिंडल फाइबर्स। देख रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्शन इनटू स्पिंडल फाइबर्स। तो ये क्या हो गया? जब इतना इफेक्ट पड़ा है, आप एक बात आपको याद होगी, एक मैंने नाम बोला था आपको, क्या नाम बोला था? काइनेटोकोर। बीच में कौन था भैया? बीच में ये थे, कौन थे? ये जनाब थे जिनका नाम था सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम आपने इस तरह से देखा होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक ठीक से समझ आ रहा है तो ये स्पिंडल फाइबर्स है। इधर देखो एक बार, इधर ध्यान दीजिए, ये कौन है? ये काइनेटोकोर है। ये कौन है? ये स्पिंडल फाइबर्स है। ये कौन है? ये क्रोमेटिड्स है। जब ये इसको इधर खींच रहा है और इसको इधर खींच रहा है तो खींचातानी में क्या होगा भैया? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? क्रोमेटिड्स किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से ज्वाइन है। तो कौन ब्रेक हो जाएगा? ब्रेकिंग इनटू द सेंट्रोमियर। ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोला मैंने, ब्रेकिंग इनटू द
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में ब्रेकिंग हो जाएगी। जब सेंट्रोमियर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हुआ? ब्रेकिंग इनटू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में ब्रेकिंग हो गई है। जब सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया है तो कोन एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। कौन जुड़े हुए थे एक दूसरे से? क्रोमेटिड्स जुड़े हुए थे एक दूसरे से, तो सेपरेशन इनटू द क्रोमेटिड्स। तो ब्रेकिंग इनटू द सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टेक प्लेस। जब जब सेंट्रोमियर टूट जाया करते हैं तब तब क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दोस्ती हटा लिया करते हैं, अलग अलग हो जाया करते हैं। तो अब क्या है? अरे अभी भी हरकतें नहीं छोड़ी है। चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव, इसके पास भी प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है। सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। तो क्या होगा? ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। चार्जेस तो अभी भी अप्लाई हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं? तो चार्जेस तो अभी भी अप्लाई है। तो इससे क्या होगा? ये हम इसको कह सकते हैं अर्ली एनाफेज। ये अर्ली एनाफेज की हरकतें हो रही है सेल के अंदर। अर्ली एनाफेज में इस तरह से कंडीशन आ रही है कि ब्रेकिंग हो गई है सेंट्रोमियर में और सेपरेशन हो गया है क्रोमेटिड्स में। अब इससे जस्ट आगे क्या होने वाला है? इससे जस्ट आगे क्या होने वाला है वो देखिए आप। अब आप नोटिस कर रहे हैं, अगर मैं एक इसी को रिलेट करके अगर एक डायग्राम बनाऊं तो आप जस्ट वेट कर लीजिए, है ना। ये सब बातें मैंने बता दिया, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं रोक रोक कर अच्छे से। तो अब देखिए, अगर आप सिस्टमेटिकली मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर आप लेट एनाफेज की बातें करते हैं तो लेट एनाफेज में आप देखेंगे कि क्या चेंज आया है सेल के अंदर। अगर मैं लेट एनाफेज की बात यहाँ पर करूँ तो मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है और जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी आज ये कंडीशन हो चुकी है। सेम थिंग इधर भी आप देखेंगे। हम 4 क्रोमोसोम्स लेकर चले थे, आपको याद होगी वो बातें। तो एक क्रोमेटिड इधर आ गया था, तो वो सब बातें आपको याद है, वो बातें मैं बता चुका हूँ आपको। तो बड़े वाले क्रोमोसोम मैंने बाहर की ओर रखे हैं और छोटे वाले क्रोमोसोम मैंने अंदर की ओर रखे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो ये नोटिस करेंगे आप कि अगर आप अर्ली प्रोफेज को कंपेयर करते हैं तो क्या चेंज यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है कि क्रोमोसोम्स लगातार अपने पोल की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ये कंडीशन, इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं अपोजिट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर बीच बीच में ये स्पिंडल फाइबर का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया है। किसका एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया है? स्पिंडल फाइबर्स, वेस्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स का वेस्ट है वो कहाँ एक्युमुलेट होता जा रहा है? एक्युमुलेट एट द सेंटर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है जो उसको आपको ध्यान से सुनना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होता है, माइटोसिस डिवीजन में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब होता है? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में 2 स्टेज आती है, कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हो पाता, कंप्लीट होने से पहले ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट भी हो जाता है। तो कौन सी स्टेज है? तो आंसर देंगे लेट एनाफेज में ही। लेट एनाफेज के दौरान ही क्या स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग लेट एनाफेज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स आल्सो। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स आल्सो, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या होता है? ऑल द क्रोमोसोम्स कम एट द पोल। सभी क्रोमोसोम्स कहाँ जाते हैं? पोल पर आ जाते हैं। तो ये लेट प्रोफेज के बारे में आप जान चुके हैं, जो कंडीशंस होती है। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में। देखिए, एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जानने वाली है। कभी कभी ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपसे कि द नेम ऑफ स्टेज इन विच क्रोमोसोम्स नंबर बिकम डबल। क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं, माइटोसिस की वो कौन सी स्टेज है? तो आप देखेंगे क्रोमोसोम्स यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रोमोसोम पहले क्या थे? 4 थे। अब आप अभी एट दैट टाइम इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 4 इधर है, 4 इधर है। तो 8 क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं। हम स्टार्टिंग में कितने क्रोमोसोम लेकर चले थे? हम 4 क्रोमोसोम लेकर चले थे। अभी एट दैट टाइम कितने परसेंट है? 8 क्रोमोसोम्स है। तो आई मीन टू से एट दैट टाइम दे बिकम डबल। एक ऐसी स्टेज है एनाफेज स्टेज। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद कौन सी स्टेज के बारे में बातें करते हैं? लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज हमें क्या कहती है? कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज हमें ये टेलोफेज है। अब अच्छे से जानते हैं
जो टेलोफेज स्टेज है उस स्टेज में मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और आप देखिए क्या चेंज आ रहा है, आप नोटिस करेंगे चेंज क्या आ रहा है। तो चेंज आप खुद देखेंगे टेलोफेज में क्या चेंज आया है, और इसको आप कंपेयर करेंगे लेट प्रोफेज से। आप लेट प्रोफेज से इसको कंपेयर करेंगे, है ना। लेट प्रोफेज और टेलोफेज दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है अभी बात समझ में आ जाएगी, क्यों अपोजिट है अभी बात समझ में आ जाएगी। तो देखेंगे आप, ये जो सेंट्रियोल था अपने पोल पर, वो अपने स्थान पर आया था। उसका मेन स्थान क्या है, मेन प्लेस क्या है, इट कम्स नियर टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। सेम थिंग यहाँ पर भी, अगर मैं एनिमल सेल लेकर चलता हूं तो सेंट्रियोल कम्स नियर टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं प्लांट सेल लेकर चलता हूं, एक क्रोमोसोम्स को दिखा देता हूं पहले। क्रोमोसोम्स की कंडीशन ये हो गई है, क्रोमोसोम्स इधर भी 4 है और उधर भी 4 हो गए हैं। सेल 1 है बट न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं। सेल 1 है बट न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं। आप नोटिस कीजिए, खास बात क्या है, रीफॉर्मेशन है या रीअपियरिंग है। रीफॉर्मेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले लिख दीजिए चाहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, इन दोनों का रिफॉर्मेशन हो गया है। और ऐसा किस, इन दोनों का जो डिसअपियरेंस हुआ था वो कब हुआ था, लेट प्रोफेज में हुआ था, मैंने आपको बताया था। ये रिफॉर्म कब हो रहे हैं, यहाँ पर टेलोफेज के अंदर ये दोनों दोबारा से बन जाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए, यहाँ पर भी बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया। ये क्या है, सेंट्रियोल है। क्रोमोसोम्स अपने अपने न्यूक्लियस के अंदर आ चुके हैं। ये सेल कैसी लग रही है आपको, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। कैसी सेल लग रही है, सेल तो 1 है बट न्यूक्लियस 2 नंबर में है। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर डबल है बट न्यूक्लियस भी यहाँ पर 2 है, सेल 1 ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाई न्यूक्लिएटेड सेल आपको नजर आ रही है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल आपको नजर आ रही है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है और न्यूक्लियोलस बना है, ये एक्चुअल में किन से बना है, कौन इनको रिफॉर्म कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है तो एट दैट टाइम जो साइटोप्लाज्म में, या जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनी है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से आप देखते हैं साइटोप्लाज्म में कुछ गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो बनती है वो ER से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिफॉर्म करता है किसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। एंड NOR का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो रीजन्स होते हैं वो रीसिंथेसाइज करते हैं किनको से रीसिंथेसाइज करते हैं, न्यूक्लियोलस को। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स क्या होते हैं, तो कुछ इस तरह का क्रोमोसोम मैंने आपके सामने रखा था, इस तरह का क्रोमोसोम। और यहाँ पर जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है तो कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो मैंने ऐसे दिखा दिया है, ये क्रोमोसोम है जो यहाँ पर इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन में दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो एंड पार्ट्स होते हैं इनको टीलोमियर, ये जो क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर एक एंजाइम यहाँ पर रिलीज होता है, टीलोमरेज एंजाइम, जो सील करता है, एंड करता है क्रोमोसोम को। क्या नाम देंगे एंजाइम को, टीलोमरेज एंजाइम। तो ये जो टीलोमियर पार्ट होता है क्रोमोसोम होता है, यहीं पर कहीं पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जहाँ पर RNA की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, RNA की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इन स्पेसिफिक रीजन्स को क्या कहते हैं, NORS कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहते हैं। तो ये इनमें किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, RNA की अमाउंट होती है। RNA मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर पाया जाता है। तो जब कभी न्यूक्लियोलस को रिफॉर्म करना होता है तो उस समय पर, उस मुसीबत में कौन काम आते हैं, ये NORs काम आते हैं, जो क्रोमोसोम के एंड पार्ट पर होते हैं,
क्रोमोसोम के टेलोमेयर पर होते हैं, क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास होते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेंट्रोमियर है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियोलस को कौन डिसिंथेसाइज करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दे जालिका करती है, और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका को कौन करता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के टेलोमेयर पार्ट पर ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैरियोकाइनेसिस मैंने फिनिश कर दिया है, इसका छोटा सा सेगमेंट और बचा है साइटोकाइनेसिस, और कुछ माइटोटिक पोजेंस के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं नीट में या टीजीटी पीजीटी में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको बायनेटर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।